आज का टॉपिक हमारा टॉपिक आज का क्या है? नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन्स। हमने कल किस वाले टॉपिक पे स्टार्ट किया था? हमने कल पढ़ा था कि जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है उसके बाद इसको क्या हो जाता है, ये एक्साइटेशन स्टेट में आ जाता है। अगर n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2 में आ गया तो हम इसको क्या बोलते हैं कि फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि वहां पे 10⁻⁻6 सेकेंड्स तक रहता है, उसके बाद वापस अपने ग्राउंड स्टेट पे आ जाता है, अपने लेवल पे आ जाता है। तो हमने कल ये पढ़ा था। अब हम क्या देखेंगे कि हम इसको फिर से आज थोड़ा बहुत इसी पे बात करेंगे और हम देखेंगे कि जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स हमें देखने को मिलती है हम वो कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। मतलब अगर यहां से फॉल हो गया, दिस इज n इक्वल टू 1 यानी कि ग्राउंड स्टेट, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, अगर यहां से वापस आया ये वापस आया ये इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी ऊपर हमने किया था, जिसको हमने एक्साइटेशन एनर्जी यहां पे दी थी, जो एक्साइट होकर यहां चला गया था, अब अगर ये वापस आ जाएगा तो ये कितने नंबर ऑफ वेज में वापस आ सकता है वही हम आज देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, हमने क्या किया था कल, हमने इसको कल एक एनर्जी दे दी थी यहां से, और हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिली थी और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 करके इधर पहुंच गया था। तो सवाल है कि इसने आपने इसको कितनी एनर्जी दे दी। सो ये ग्राउंड स्टेट से लेके n इक्वल टू 4 तक पहुंच गया। मैंने कल भी आपको बताया कि ये जो डिफरेंस होगी इन दो ऑर्बिट्स के बीच में, एनर्जी गैप जो इसके बीच और इसके बीच होगी, उतनी एनर्जी आपको इस इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी, तब जाके यहां से लेके कहां जाएगा, ऊपर वाले n इक्वल टू 4 में चला जाएगा। अब सवाल है कि अगर ये यहां पे 10⁻⁻6 सेकंड तक रहता है, 10⁻⁻6 सेकंड तक रहता है, तो कितनी पॉसिबिलिटीज है कि ये वापस आ जाएगा और किस किस एरिया में आ जाएगा, किस किस वाले ऑर्बिट में आ सकता है। तो इसके लिए एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहां से लेके यहां तक तो आ गया, फिर यहां से लेके यहां भी आ सकता है और यहां से लेके यहां तक भी आ सकता है, या यहां से डायरेक्टली ये आ जाएगा n इक्वल टू 2 में, या यहां से डायरेक्टली ये आ सकता है कहां, नीचे की ओर, या यहां से अगर ये पहुंच गया तो फिर ये यहां से भी आ सकता है नीचे की ओर। समझ आ रही है बात मैंने क्या किया? या तो ये यहां तक आ सकता है, या तो यहां से लेके यहां तक आ सकता है, यहां से लेके यहां तक आ सकता है। ये पॉसिबिलिटीज है कि इसको वापस आने की, या डायरेक्टली यहां से लेके इस वाले स्टेट में आ सकता है, या यहां से लेके यहां तक आ सकता है, या यहां से लेके यहां तक आ सकता है। हमने क्या देखा, जब इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाता है, अपने एक एनर्जी फोटोन छोड़ता है यहाँ पे, और जो वो फोटोन है यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन डीएक्साइटेशन स्टेट में आ गया, अगर आपको बोलेगा n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 3 में आ गया, n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 3 में, n2 इक्वल टू n1 इक्वल टू 3 में आ गया, तो एनर्जी गैप आपको पता है इन दो के बिटवीन कितनी है, तो आपको बताया जाएगा। उस वाले फोटोन का वेवलेंथ आप कैलकुलेट करके दे दीजिए। मैंने कल भी बोला दैट्स E इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा के बराबर ये एनर्जी गैप जो इन दो के बीच में होगी, n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 3, जो यहाँ पे एनर्जी गैप आ जाएगा वो यहाँ पे वैल्यू होगा। h का वैल्यू हमें पता है, c का वैल्यू पता है, और इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। समझ आ रही है बात? ये हम कर सकते हैं, हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं इस लैम्डा का, जब हमें एनर्जी का वैल्यू पता होगा। समझ आ रही है बात? उसके बाद अब सवाल है कि हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे कि अगर ये इलेक्ट्रॉन अब ऊपर से नीचे चला गया, किसी भी स्टेट में आ जाएगा, लोअर एनर्जी वाली स्टेट में आ जाएगा, तो इसके लिए क्या कोई जनरल फॉर्मूला है जिससे हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे? अगर आपको ग्राउंड स्टेट के लिए निकालना है, ग्राउंड स्टेट के लिए फॉर्मूला एक है, ग्राउंड स्टेट के लिए कौन सी फॉर्मूला है कि अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन को डीएक्साइट होना पड़ा और वो ग्राउंड स्टेट में अगर आ जाएगा, उसके लिए आपको फॉर्मूला ये वाली है, Nc2 के बराबर, और वो किसके बराबर है, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। अब सवाल है यहां पे हमें कितने देखने को मिले, कितने नंबर ऑफ वेज में हमें लाइंस देखने को मिली, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 पॉसिबिलिटीज थी इस इलेक्ट्रॉन के लिए कि यहां से ग्राउंड स्टेट में 6 पॉसिबल वेज में आ सकता था। और हम देखेंगे क्या इस फॉर्मूला से हमें यही कैलकुलेट हो रहा है कि नहीं। मुझे बोलो ये n किसके, n2 किसके बराबर है, हमें n2 है हमें बराबर किसके बराबर, n का वैल्यू है हमें 4 के बराबर, और आना कहां चाहिए, ग्राउंड स्टेट में आना चाहिए। तो मैं इसको लिखूंगा 4 यहां पे है और अंदर लिखूंगा 4 माइनस 1 दैट्स इक्वल टू 3 और डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं इसको लिखूंगा ये फिर से आएगा 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय आएगा 2, 4 3 12 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 6 लाइंस मुझे बननी चाहिए। क्या सच है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ग्राउंड स्टेट के लिए अगर आपको कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, डीएक्साइटेशन स्टेट में कहीं भी लेवल से आ जाएगा, फिर ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, तो आपके लिए ये वाली फॉर्मूला है। अगर अब सवाल है, अगर ये इस बार आया n इक्वल टू 3 से आया और कहां की ओर आया, ग्राउंड स्टेट की ओर आया, अब आपको कैलकुलेट करना है आपको कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बनती है। तो फिर से लिखेंगे Nc2 इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि n का वैल्यू हमें 3 है और अंदर बचेगा 2 डिवाइडेड बाई आएगा 2, 6 और डिवाइडेड बाई करेंगे 2, तो आ जाएंगी कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस, 3 स्पेक्ट्रल लाइंस। या अगर हमें बोला जाएगा n इक्वल टू 5 से लेके ग्राउंड स्टेट कैलकुलेट करो, तो हम डायरेक्टली
लिखेंगे 5 × 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 10 स्पेक्ट्रल लाइंस हमें देखने को उस बारे में मिलेंगी। सवाल इसमें पूछा जा सकता है कि अगर इलेक्ट्रॉन का डीएक्साइटेशन हो गया किसी भी n इक्वल टू कोई भी नंबर और ग्राउंड स्टेट में आ गया तो आपको कौन सी वाली फॉर्मूला कैलकुलेट करनी है? आपको ये वाली ग्राउंड स्टेट वाली फॉर्मूला ये है, बाकी ये किसी और स्टेट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब सवाल है कि अगर अब डीएक्साइटेशन हो गया, अब अगर डीएक्साइटेशन हो गया n इक्वल टू 4 से लेके n इक्वल टू 3 में 2 में, यानी कि ग्राउंड स्टेट में एक्साइटेशन हमारा हुआ नहीं, यानी कि इलेक्ट्रॉन डीएक्साइटेशन होके n इक्वल टू 4 से लेके ग्राउंड स्टेट में नहीं आया, यहीं पे रुक गया n इक्वल टू 2 में, उस समय पे कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगी, उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला है, वो मैं आपको बताऊंगा। हम किसी के भी स्पेक्ट्रल लाइंस निकाल सकते हैं कि अगर ये ग्राउंड स्टेट में नहीं आया उस टाइम पे कौन सी फॉर्मूला बनती है। उस टाइम पे फॉर्मूला ये है, आपको इस तरीके से लिखना है n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि क्या है, n2 है जहां से आपको डीएक्साइटेशन हो रही है और n1 है जहां पे इसको फॉल होना है। फॉर एग्जांपल अगर n2 यहां पे मैं फोर्थ ऑर्बिट ले लूंगा एंड n2 यहां पे मैं n1 यहां पे मैं लूंगा, ये n2 4 के बराबर है और n1 मुझे सेकंड है, यानी कि ये वाला इस वाले ऑर्बिट में मुझे इसको डीएक्साइटेशन कराना है, यहां से लेके इसको यहां लेके आना है, इसको अभी ग्राउंड स्टेट में मुझे नहीं लेके आना है। तब मेरे पास कौन सी वाली फॉर्मूला होगी और मैं कैसे इसको कैलकुलेट कर पाऊंगा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को कैसे कैलकुलेट कर पाऊंगा? तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा वो मुझे 4 के बराबर है और n1 है मुझे बराबर 2 के बराबर, फिर से आएगा मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2, 4 और 2 हो गया 2 और यहां पे किसके बराबर आ जाएगा, यहां पे अंदर ये बचेगा 3 के बराबर, डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2, 3 2 आर 6 को जब हम डिवाइड बाई 2 करते हैं तो हमें क्या आंसर आ जाता है, 3 स्पेक्ट्रल लाइंस हमें देखने को मिल रही है। कब? जब यहां से आपको एक्साइटेशन, जब यहां से आपको n इक्वल टू 4 से एक डीएक्साइट हो गया इलेक्ट्रॉन और किस वाली ऑर्बिट में आ गया, किस वाली इसमें आ गया, n इक्वल टू 2 वाली सरफेस पे आ गया, तब उस टाइम पे आप उसको 3 ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब अगर आपके पास n2 इक्वल टू 5 है और n1 आपके पास इक्वल टू 2 है तो उस टाइम पे कैसे बनेगा, डायरेक्टली 5 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2 और ये कितना बनेगा, यहां तो आएगा 3 और अंदर कितना बचेगा, या तो आएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 6 स्पेक्ट्रल लाइंस उस टाइम पे आपको देखने को मिलेगी जब n इक्वल टू 2 5 होगा और n इक्वल टू n1 इक्वल टू 2 के बराबर होगा। अब सवाल है कि अगर हम देखेंगे 4 से लेके आ रहा है ग्राउंड स्टेट में, किसमें, ग्राउंड स्टेट में, क्या ये वाली फॉर्मूला उस टाइम पे भी एप्लीकेबल है? चलो चेक कर लेते हैं। हम देखेंगे n2 है यहाँ पे है 4 के बराबर, n1 है मुझे बराबर यहाँ पे 1 के बराबर, मैं लिखूं 4 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये बना मुझे 3 के बराबर और अंदर मुझे आया 4 के बराबर डिवाइडेड बाई 2, ये आया मुझे 12/2 यानी कि 6 के बराबर। एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आ रहा है। ये वाली कौन सी फॉर्मूला बन रही है हमारी, जनरल फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, कि कौन कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन आती है अगर डीएक्साइटेशन हो जाएगा n इक्वल टू 5 से या n इक्वल टू इंफिनिटी से, यानी कि n2 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है और n1 का वैल्यू है, ये कहां फॉल हो रहा है। अगर ग्राउंड स्टेट में हो रहा है तो इसको n इक्वल टू 1 के बराबर लेना है। अब अगर फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में आ रहा है तो n1 का वैल्यू हमें 1 आएगा। अब अगर सेकंड एक्साइटेशन स्टेट आएगा तो n1 का वैल्यू जो हमारा होगा वो किसके बराबर होगा, वो 3 के बराबर होगा। यानी कि फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट n इक्वल टू 2 या सेकंड एक्साइटेशन स्टेट जिसको आप बोलते हो उसमें n इक्वल टू 3 के बराबर होता है और n इक्वल टू 1 कब होता है, जब ग्राउंड स्टेट होता है। समझ आई बात? तो ये है नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस और आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस आ सकते हैं जब डीएक्साइटेशन हो जाएगी, कहां से कहां की ओर हो जाएगी। उसके लिए आपको जनरल फॉर्मूला भी है, आपको ग्राउंड स्टेट के लिए अलग फॉर्मूला भी है, तो यहां पे आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन की हम बात करेंगे। सवाल है कि ये हाइड्रोजन के लिए हम अलग से क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जो बोहर का जो मॉडल था ना वो हाइड्रोजन एटम पे ही बेस्ड था और वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल था, यानी कि एमिशन वाला जो इसने वहां पे एक्सप्लेन किया था वो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के लिए वहां पे एप्लीकेबल था। यानी कि अगर हम लिथियम की भी बात करेंगे, लिथियम की भी बात करेंगे तो हम डाई पॉजिटिव की बात करते हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कराते हैं, वहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है, यानी कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की हम बात करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे जाएंगे स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन की तो फिर से यहाँ पे एनर्जीज की बात होगी। ये है एनर्जी Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर 3.4 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर और ये है मुझे बराबर -1.51 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर और ये है मुझे बराबर 0
0.85 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, और यह माइनस 0.54 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ये मुझे एनर्जीज कहां से मिली? जब मैंने एक फॉर्मूला जो मेरे पास थी, एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो थी, और मैं जब एन को डिवाइड करता गया तो मुझे यही एनर्जीज देखने को मिली। अब क्या चीज है कि जो नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस हमें देखने को मिली, उनको डिफरेंट साइंटिस्ट के नाम से जाना गया था। यानी कि अगर कहीं से भी आपका इलेक्ट्रॉन डीएक्साइड होकर यहां पे पहुंच जाएगा, यानी कि 2 से 1 पे आ रहा है, 3 से 1 पे आ रहा है, 4 से 1 पे आ रहा है, 5 से 1 पे आ रहा है, या कहीं से भी 1 पे आ रहा है, तो उसको अलग नाम दिया गया था और डिफरेंट साइंटिस्टों के नामों से इनको जाना गया था। और हम वही सीरीज यहां पे पढ़ेंगे। देखो क्या चीज है कि अगर मुझे 2 से 1 में आ रहा है इलेक्ट्रॉन डीएक्साइड होके, और या अगर मुझे आ रहा है 3 से 1 में आ रहा है डीएक्साइड होके, या अगर मुझे आ रहा है 4 से 1 में आ रहा है डीएक्साइड होके, या मुझे 5th से 1 में आ रहा है डीएक्साइड होके, या मुझे कहीं और से आ रहा है डीएक्साइड होके, इसको एक नाम दिया गया है। वो कौन सा नाम दिया गया है वो हम बाद में देखेंगे। और अगर अब क्या चीज है कि फर्स्ट हो गए कि कहीं से भी आ सकता है फर्स्ट में, अब नया कौन सा केस अराइज होता है कि अब अगर सेकंड वाले रीजन में आपको आए, सेकंड वाले ऑर्बिट में आपको आए, कोई n इक्वल टू 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, या कहीं से भी आ सकता है, तो हम इसका यहां से लिख सकते हैं। उसके बाद कौन सी पॉसिबिलिटी है? 3 पे आएगा, कहां से आएगा? 4th से आ रहा था, 5th से आ रहा था, कहीं और से भी आ रहा था। अब इसमें कौन सी वाली पॉसिबिलिटी है? 5th से आ रहा था या कहीं बाहर से आ रहा था। अब इसमें कौन सी वाली पॉसिबिलिटी है? कहीं बाहर से आ रहा था, यहां से आ रहा है। समझ आई बात? तो ऐसे ही हमारी एक डिफरेंट सीरीज आई थी, और हम देखेंगे ये इसको क्या नाम दिया गया था। इस वाले को नाम दिया गया था लाइमन सीरीज। क्या नाम दिया गया था? लाइमन सीरीज। ठीक है, तो इस वाले को नाम दिया लाइमन, और इस वाली सीरीज को नाम दिया गया था बाल्मर सीरीज, और इसको नाम दिया था पाशमन सीरीज, और इसको नाम दिया था ब्रैकेट सीरीज, और इसको नाम दिया था पी फंड सीरीज। क्या हुआ कि हमने अभी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को कैलकुलेट किया। हमने क्या देखा वहां पे कि जब n इक्वल टू 1 पे आ रहे थे, यानी कि ग्राउंड स्टेट पे आ रहे थे, तब डिफरेंट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हमें देखने को मिलती थी। अब अगर n इक्वल टू 2 पे आ रहे थे, तब हमें डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस देखने को मिलती थी। अब अगर n इक्वल टू 3 पे आ रहे हैं, तब हमें डिफरेंट देखने को मिल रही थी, और उनको अलग अलग साइंटिस्टों के नाम से जाना गया। यानी कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन डीएक्साइटेशन होकर कहीं से भी आएगा, n2 का वैल्यू 2 से स्टार्ट होता है, 2 से लेके इंफिनिटी तक अगर कोई भी वहां से आपको डीएक्साइटेशन होकर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, तो उसको नाम क्या दिया गया था? लाइमन सीरीज का। अब अगर n इक्वल टू यानी कि 2 वाले स्टेट में आपको आ रहा है कहीं से भी, यानी कि n2 का वैल्यू होगा 3 से लेके इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो इसको नाम दिया गया था बाल्मर सीरीज का। उसके बाद अगर n इक्वल टू 3 में आपको आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, कि नहीं कि n2 का वैल्यू होगा 4, और कब तक हो, कहां तक होगा? इंफिनिटी तक होगा। तो इसी तरीके से इसको नाम दिया गया था लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाशमन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पी फंड सीरीज। ठीक है, अब सवाल है कि अगर ये आपको देखने को मिल रहे हैं, अगर ये आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये किस वाले स्पेक्ट्रम में फॉल हो रहे हैं। यानी कि मैं आपको यहां पे फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगा कि अगर मुझे यहां पे लाइन इस तरीके से थी, तो यहां से मेरा इलेक्ट्रॉन जो था ये यहां चला गया था, क्योंकि जब मुझे इसको एनर्जी मिली थी। अब इसके बाद इसकी पॉसिबिलिटी तो मुझे यहां भी देखने को मिली, यहां से भी तो वापस आ सकता था, यहां से भी वापस आ सकता था, यहां से भी वापस आ सकता था, यहां तक जा सकता था, और यहां से भी वापस आ सकता है। अब सवाल है कि ये जो वापस आ रहा है, इसको हम कौन सा नाम देते हैं? कि इसने यहां पे फोटोन छोड़ा, जो ही इसने फोटोन की एनर्जी छोड़ी, तो ये यहां पे आ गया। अब यहां पे और एक फोटोन को छोड़ा, यहां पे पहुंच गया, यहां पे फोटोन की एनर्जी छोड़ी, यहां पे पहुंच गया। यानी कि ये इमिट करता गया एनर्जी, और यहां पे इसने एब्जॉर्ब कितनी एनर्जी की? एक ही स्टेट की एनर्जी एब्जॉर्ब की, और कहां चला गया? n इक्वल टू 4 में चला गया। लेकिन जब n इक्वल टू 4 से ही नीचे की ओर आने लगा, तो इसके पास कई तरीके के रास्ते थे। तो मैं बता सकता हूं कि नंबर ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम, नंबर ऑफ इमिशन लाइन जो थी वो ज्यादा थी एज कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्ब के लिए तो इसको एक ही एनर्जी लेनी पड़ी, कहां जाने के लिए? n इक्वल टू 4 में। लेकिन जब मुझे इसको डीएक्साइटेशन कराना पड़ा कि n इक्वल टू n2 से n2 4 के बराबर था, मुझे वहां से लेके जब मुझे उसको कहीं भी लेके जाना था, तो इसने डिफरेंट इमिशन स्पेक्ट्रम दिखाया। और तभी मैंने आपको स्पेक्ट्रम में बताया था कि इमिशन स्पेक्ट्रम की लाइन जो होती है, एक तो ब्राइट होती है, सेकंड चीज वो नंबर में
ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पे बात करेंगे कि अगर यहाँ से ये लाइंस मुझे फॉल होने को दिखी और ग्राउंड स्टेट में पहुंच गई तो मुझे किस स्पेक्ट्रम में कौन सा क्या नेचर दिखाता था, तो ये अल्ट्रावायलेट रीजन में फॉल कर रहे थे। क्या कर किस में कर रहे थे, अल्ट्रावायलेट रीजन में। कौन सा वाली लाइन, कौन सी वाली सीरीज मुझे फॉल कर रही थी, लाइमन सीरीज मुझे फॉल कर रही थी किसमें, अल्ट्रावायलेट रेज में। उसके बाद बाल्मर सीरीज मुझे विजिबल रीजन में फॉल कर रही थी। अब पाशमन सीरीज ये मुझे इंफ्रारेड में फॉल कर रही थी, और ब्रैकेट सीरीज ये भी इंफ्रारेड में, और पी फंड ये भी इंफ्रारेड में, ये इंफ्रारेड, ये इंफ्रारेड, ये इंफ्रारेड, ये विजिबल और ये अल्ट्रावायलेट में। अब सवाल अराइज होता है कि जो आपकी नंबर ऑफ ये डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज देखने को मिली कि आपको बहुत सारी लाइनें देखने को मिली लाइमन सीरीज में, यानी कि फर्स्ट लाइन आपको कहां से ड्रॉप हो रही थी, n=2 से लेके n=1 में। उसके बाद n2 के बाद इंफिनिटी तक कहीं से भी लाइन आ सकती है, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन वापस आके डीएक्साइटेशन स्टेट में ग्राउंड स्टेट में आ सकता है, तो ये वाली लाइन हमें बनती है। अब सवाल है, अगर मैं बात करूंगा वेवलेंथ की, किसकी बात करूंगा, वेवलेंथ की, तो मुझे अगर कंपैरिजन करना होगा वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसमें लाइमन सीरीज में जो लाइंस मुझे देखने को मिली इसमें मुझे सबसे मैक्सिमम वाली वेवलेंथ किसकी होगी और मिनिमम वेवलेंथ किसकी होगी, एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, एनर्जी किसकी कम है, क्योंकि सवाल पूछा जाता है इस पे, इसीलिए इस पे बात करेंगे। अब यहां पे अगर मैं बात करूंगा, मुझे एनर्जी की फॉर्मूला E=hc/λ के बराबर है। अगर एनर्जी ज्यादा तो लेमडा कम, अब अगर लेमडा ही ज्यादा तो एनर्जी कम, ये हमें पता है। अब क्या चीज है कि अगर मैं बात करूंगा n=2 से लेके आ रहा है n=1 में, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लाइन सीरीज, फर्स्ट लाइमन सीरीज, यानी कि फर्स्ट सीरीज उसको बोलते हैं, किसको, इस वाली लाइन को जो n=2 से n=1 में आ रहे हैं, इसको कौन सी लाइन बोलते हैं, थर्ड लाइन बोलते हैं इसको, या इसको कौन सी लाइन बोलते हैं, इसको फोर्थ लाइन बोलते हैं, या इसको फिफ्थ लाइन बोलते हैं। अब कंपैरिजन मुझे करना है फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन के बीच में कि लेमडा किसका ज्यादा होगा, यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज एंड थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, कि इसमें से सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है। अगर मैं इसकी बात करूंगा और इसकी बात करूंगा, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है। अगर मैं देखूंगा यहां इसमें एनर्जी का गैप बहुत कम है और थर्ड वाली में एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको 13 माइनस यहां पे करना है किसको, इस वाले एनर्जी गैप को, यहां पे एनर्जी गैप आपकी ज्यादा आ रही है, यानी कि 13 को ये माइनस करना है तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा। अगर इसको आप ये वाला माइनस करोगे तो आपको कम वैल्यू आ जाएगा, यानी कि एनर्जी ऑफ थर्ड लाइन इज ग्रेटर। उसका क्या मतलब हुआ कि उसका वेवलेंथ कैरेक्टर कम होगा। उसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट लाइन आपकी थी उसका कौन सा कैरेक्टर ज्यादा होगा, वेवलेंथ उसकी ज्यादा होगी और उसकी एनर्जी क्या है, कम है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और आपको क्या चीज यहां पे ध्यान रखना है कि फर्स्ट लाइन किसी भी सीरीज की, लाइमन सीरीज की, बाल्मर सीरीज की, पाशमन सीरीज की, इंफ्रारेड या सॉरी ब्रैकेट और पी फ्रेंड की बात करेंगे, और अगर इनको आपस में कंपैरिजन होगा, फर्स्ट वाली लाइन जो होगी ना उसकी वेवलेंथ हमेशा ज्यादा होगी सेकंड से, सेकंड की ज्यादा होगी थर्ड से, थर्ड की ज्यादा होगी फोर्थ से, सो ऑन। और अगर इसकी बात करूंगा, इसकी ज्यादा होगी इससे, सेकंड वाली लाइन से, सेकंड वाली की लाइन की वेवलेंथ ज्यादा होगी थर्ड वाली लाइन से। या इसकी बात करूंगा, फर्स्ट लाइन ऑफ द पाशमन सीरीज की ज्यादा होगी वेवलेंथ एज कंपेयर टू सेकंड लाइन की, और सो ऑन, ऐसे ही जाना है आपको। और एनर्जी की बात करेंगे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आपको इस तरीके से सवाल आना चाहिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा फैक्टर बनता है, आपको वेव नंबर बताया जाता है कैलकुलेट करने के लिए, और आपको लेमडा कैलकुलेट करने के लिए बताया जाता है। वो मैं आपको दिखाऊंगा एक फॉर्मूला से जिसको नाम दिया जाता है रिडबर्ग एनर्जी या रिडबर्ग फॉर्मूला इसको बोलते हैं, वही इसके बाद हमारा टॉपिक है, उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, रिडबर्ग फॉर्मूला, आप हेडिंग डाल दीजिए रिडबर्ग फॉर्मूला और रिडबर्ग एनर्जी। ठीक है, तो हमें क्या चीज यहां पे अंडरस्टैंड करना है, हमने जो एनर्जी निकाली थी परसों कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज इक्वल टू -13.6 Z²/n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमने परसों एनर्जी निकाली थी, और हम इसी को थोड़ा बहुत आगे लेके जाएंगे। अब कौन सा सवाल है हमें, रिडबर्ग फॉर्मूला और रिडबर्ग एनर्जी की बात हो रही है। देखो क्या चीज है कि हमें एनर्जी का वैल्यू पता था, वो किसके बराबर है, -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये एनर्जी की फॉर्मूला मुझे पता है। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा
hc से और डिवाइड भी करूंगा hc से, तो मुझे क्या रिजल्ट देखने को मिल रहा है? तो मैंने क्या किया, मैंने इसको फिर से किया, -13.6 मल्टीप्लाइड बाय hc डिवाइडेड बाय hc और इसके बाद z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर लिखा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब मैं इस वाली टर्म को देखता हूं, ये मुझे एक वैल्यू के बराबर आ जाता है, और वो वैल्यू किसके बराबर है? उसको r नाम दिया जाता है, -r इंटू hc और z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर के बराबर है मुझे ये r क्या है? दिस इज रिडबर्ग कांस्टेंट, दिस इज रिडबर्ग कांस्टेंट, एंड इसका वैल्यू है 10⁻⁷ अप्रोक्सीमेटली मीटर इनवर्स है इसका वैल्यू। किसका वैल्यू? इस r का। ये r मुझे आया कहां से? इसी को रिडबर्ग कांस्टेंट का नाम देते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हमने जो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट निकली थी वो हमें इसके बराबर थी। अब मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको डिवाइड भी hc से किया, मल्टीप्लाई भी hc से किया। व्हाट इज दिस h? दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट। व्हाट इज दिस c? दिस इज स्पीड ऑफ लाइट। और उससे डिवाइड भी, मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। जो ही मैंने इसको मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, तो इस वाले टर्म को जब मैंने इस वाले टर्म से डिवाइड किया, मुझे एक नया नंबर आया जिसको मैंने r नाम दिया। वो r किसके बराबर? वो क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट, एंड इसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होता है बराबर 10⁻⁷ मीटर इनवर्स के बराबर। अब क्या चीज है कि अगर अब आपको डीएक्साइटेशन, आपको एनर्जी बताते हैं निकालने के लिए, यहां पे मैं इसको अलग से रखूंगा लिख के, यहाँ पे थोड़ा बहुत इसको मैं अलग से लिख के रखूंगा, क्योंकि हमें आगे जाके इसको थोड़ा बहुत काम में लेना है कि क्या हमने लिया। हमने एनर्जी को पहले लाया था किसके बराबर? -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। फिर जब मैंने इसको किया था मल्टीप्लाई भी, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर मल्टीप्लाई किया hc से भी और डिवाइड भी किया hc से भी, तो मुझे नया चीज देखने को मिला 13 पॉइंट। यहाँ पे मुझे नया चीज देखने को मिला, वो है r, और hc ऊपर ऐसे ही रहा, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर के बराबर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो यूनिट साथ साथ चलेंगे, और एनर्जी मुझे किसके बराबर आई थी? और इस r का वैल्यू मुझे अप्रोक्सीमेटली आया था बराबर 10⁻⁷ मीटर इनवर्स के बराबर। अब क्या चीज है कि अगर आपको बोला जाता है एनर्जी निकाल के दे दो कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो फॉल होता गया n2 से लेके n1 से, तो आपको बताया जाता है कि आप मुझे एनर्जी निकाल के दे दो जब एक इलेक्ट्रॉन फॉल हुआ फ्रॉम n2 टू n1 में, या कहीं से भी। ये n2 कुछ भी हो सकता है, वैल्यू n2 हो सकता है कुछ भी वैल्यू, और n1 का भी वैल्यू डिपेंड करता है। अगर 1 बोला तो ग्राउंड स्टेट है, अगर n2 बोला तो ये सेकंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट है, अगर n = 3 बोला तो सेकंड एक्साइटेशन स्टेट है। इसी तरीके से ये पूछा जा सकता है। अब मुझे क्या चीज है, डेल्टा E यानी कि एनर्जी की फॉर्मूला मुझे पता है, दैट्स hc/λ के बराबर। अब जब मैंने इसको यहां लिया, एनर्जी तो मुझे पता है ये -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर यानी कि n2 है यहाँ पे मुझे, तो मैं लिखूंगा n2 स्क्वायर। तो उसके बाद माइनस है, फिर से मुझे मैं लिखूंगा 13.6 z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इसकी मुझे एनर्जी है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे ही लिखा hc/λ, और ऐसे ही लिखा इसको 13.6 को मैंने कॉमन निकाला, यानी कि -13.6 को मुझे कॉमन निकालना था, लेकिन मैंने इस माइनस को अंदर लेके एब्जॉर्ब कराया, तो मुझे इस तरीके से रिजल्ट बना n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। तो जब मैंने इस तरीके से इसको देखा, मैंने क्या किया कि मैंने माइनस जो वाली साइन थी वो मैंने अंदर ले ली, इसीलिए मुझे n1 पहले आया, n2 बाद में आया। और जब मैं, सॉरी यहाँ पे z स्क्वायर इसको साथ ही है। अब जब मैंने क्या काम किया, मैंने इस लैम्डा को जब ऐसे ही लिखा, और इस hc को मैं, सॉरी, जब मैं इस hc को यहाँ लेके जाऊंगा, ये बनेगा 1/λ इज इक्वल टू 13.6 डिवाइडेड बाय hc, और ऊपर है मुझे z स्क्वायर डिवाइड बाय 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और मैंने क्या देखा, 1/λ मुझे आया बराबर, ये r के बराबर है। मुझे अभी देखा मैंने, जब मैंने इसको डिवाइड किया था hc से, तो ये मुझे r के बराबर आया, rz स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से मुझे फॉर्मूला आई, इस तरीके से मैं निकाल सकता हूं उसको, वेवलेंथ उसकी कैलकुलेट कर सकता हूं। n1 का वैल्यू कुछ भी हो, अगर n1 का वैल्यू इसने 1 बोला तो उसका मतलब आपका n1 का वैल्यू सॉरी, n1 का वैल्यू मुझे ग्राउंड स्टेट आ गया, यानी कि मुझे ग्राउंड स्टेट में इसको लेके आना है। अगर n2 का वैल्यू फिर स्टार्ट होगा मुझे 2 से लेके इन्फिनिटी तक। अब अगर n1 का ही वैल्यू मुझे 2 था, तो n2 का वैल्यू मुझे स्टार्ट होगा 3 से लेके इन्फिनिटी तक, और मुझे वेवलेंथ निकालना आएगा इस तरीके से। और 1/λ जो है, इट्स नथिंग, इट्स वेव नंबर। क्या है? इट्स वेव नंबर। तो ये भी पूछा जा सकता है, आपको वेव नंबर बता दीजिए हमें, कि इस वाली फॉर्मूला से आप उसको कैलकुलेट कर पाओगे। समझ आई बात? मैंने क्या किया, मैंने बस खाली एनर्जी को डिवाइड, और इसको एनर्जी को वहां पे डिवाइड और मल्टीप्लाई किया था इसी से, मुझे ये वाला रिजल्ट देखने को मिला, और इस रिजल्ट से मैं वेवलेंथ निकाल पाऊंगा, और मैं
वेव नंबर भी आपको कैलकुलेट करके दे सकता हूं इस वाली फॉर्मूला से, क्योंकि इस पे सवाल बनते हैं और पूछा जा सकता है कि अगर ये आपको इस तरीके से बताएगा कि n2 का वैल्यू है आपको 3 और n1 का वैल्यू है आपको 1, तो आपको समझ आना चाहिए कि ये थर्ड लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज है। अब अगर इसने बोला n2 इक्वल टू 4 और आपने इसने क्या बोला, और यहां से इसने क्या बोला है आपको, और यहां से इसने बोला, सॉरी यहां पे ये सेकंड लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज है, अगर यहां पे n2 का वैल्यू इसने 2 दिया तो आपको कौन सी वाली लेवल लेनी है, ये बनेगा सेकंड लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज। तो इसी तरीके से आपको सवाल आ सकते हैं और आपको खाली वैल्यूज पुट करना है यहाँ पे, और यहाँ पे r का वैल्यू आपके पास पता है, एटॉमिक नंबर आपको दिया जाएगा और आप कैलकुलेट कर सकते हो, आप वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो, आप वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसमें मॉडर्न फिजिक्स में, जिसको नाम दिया जाता है रिड्यूस्ड मास कांसेप्ट। इसके बाद हम वही स्टार्ट करेंगे, ठीक है।